तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट का आगे का वर्जन। जैसा कि आपको पता है, इसका प्रीवियस वर्जन हम लोगों ने नेपाल के स्ट्रगल वाला टॉपिक जो था वो हम लोगों ने पढ़ लिया और कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी को इन्वॉल्व करने के लिए स्ट्रगल्स किस तरीके से रिक्वायर्ड होते हैं। इस चैप्टर में जैसा कि आपको पता है, दो पॉपुलर स्ट्रगल दिए गए हैं। पहला पॉपुलर स्ट्रगल सबको पता है कौन सा है, नेपाल का, और वो बहुत ही बड़ा था, इंपैक्टफुल था, इसीलिए उसको हमने पूरे एक वीडियो में पूरा फर्दर पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे के चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे। हालांकि ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि इनके लिए हमें पूरी वीडियो डेडिकेट करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कंट्री है, नेक्स्ट कंट्री है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जितने भी कंट्रीज है, जैसे पोलैंड हो गया, नेपाल हो गया, यहाँ पर स्ट्रगल करके या फिर मूवमेंट लाके लोगों ने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया। या तो डेमोक्रेसी पहली बार लाई या फिर उसको रिस्टोर किया। थी डेमोक्रेसी, कुछ समय के लिए हट गई, तो आंदोलन करके उसको वापस लाना पड़ा। यानी कि कुछ कंट्री, मेनी कंट्रीज हैव फेसेस द प्रॉब्लम दैट दे हैव टू एस्टैब्लिश or restore the democracy. What you have to do? Establish or restore the democracy. ये दो काम करने हो सकते थे, या तो आप डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करो, नहीं तो रिस्टोर। लेकिन स्ट्रगल हर बार डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिशमेंट को लेकर ही नहीं आता। कई बार लोग सक्सेसफुल तरीके से स्ट्रगल करते हैं ताकि डेमोक्रेसी को और बेटर बनाया जा सके। नॉट टू स्टैब्लिश इट, बट टू evolve it into a better form of government, into a form of government that could lead the country towards the growth and etc. तो ऐसे भी होता है। हर बार डेमोक्रेसी लाने का मतलब ये नहीं हुआ, हर बार स्ट्रगल का मतलब यही नहीं हुआ कि ना है स्ट्रगल आंदोलन करो और लोगों को मतलब सरकार चेंज करो। हर बार आंदोलन करके सरकार ही नहीं बदलनी होती है। कभी कभार आंदोलन करके हमें पब्लिक इंटरेस्ट जैसे मुद्दों पे ध्यान देना होता है, और इसी वजह से ये सब चीजें सामने निकल के आती है। हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है ना, वो डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट की स्टोरी नहीं, बल्कि डिमांड की स्टोरी है, और डेमोक्रेसी के वर्किंग की स्टोरी है, डेमोक्रेसी के डीपनिंग की स्टोरी है, डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी की स्टोरी है। ठीक है, तो अभी हमारी नेक्स्ट स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये कौन सी स्टोरी होने वाली है, किस कंट्री की? तो ये जो स्टोरी है वो होने वाली है बोलीविया की। किसकी? एक बहुत ही अच्छी कंट्री है बोलीविया, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, और ये बेचारा गरीब देश है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, इसीलिए इसकी गवर्नेंस जो है वो बेसिकली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट कराई जाती है दूसरे फर्दर इंस्टीट्यूशंस द्वारा। यानी कहने का मतलब समझ रहे हो, सरकार तो चलती ही है, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन डेमोक्रेसी को हेल्प कौन करते हैं? कुछ अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए बोलीविया गरीब देश था, और जैसा कि आप सभी को पता है, हर कंट्री में उसकी गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, और उन अदर फैक्टर्स में एक आता है वर्ल्ड बैंक, WHO, UN, यूनाइटेड नेशंस। इन सभी के छोटे छोटे जितने भी सेगमेंट होते हैं, वो सभी क्या दिखाते हैं? वो सभी यही दिखाते हैं ना कि डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क कर रही है, ये मतलब किस तरीके से वर्क करनी चाहिए। हाउ कैन यू क्रिएट अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूजिंग WHO एंड अदर स्टफ्स, उन चीजों को यूज करके। ठीक है, तो उधर हम जाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक इसकी गवर्नेंस में इंटरफेयर कर रहा था। अब ये गरीब देश थी, तो इसकी जीडीपी वगैरह को ग्रोथ कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कुछ डिसीजंस लिए, और उन डिसीजंस को लोगों के सामने लाना चाहा, और उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि गवर्नमेंट को कहा कि आपको अपने कुछ चीजों को सुधारना होगा। जैसे आपने जो पब्लिक राइट्स रखे हुए हैं, अपने पॉलिटिकल राइट्स रखे हुए हैं, इन चीजों को चेंज करते हैं और लोगों को सुधारते हैं। इसीलिए यहां पर उसने, वर्ल्ड बैंक ने अपनी जीडीपी बढ़वाने के लिए, किसकी? बोलीविया की जीडीपी बढ़वाने के लिए और बोलीविया के कर्जे उतरवाने के लिए बोलीविया को एक ऑर्डर दिया कि यू हैव टू सेल और गिव अप द कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि आप
वाटर सप्लाई मत करो, गवर्नमेंट एजेंसी है तो आप मत करो, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें हम लोग अपने मर्जी से वाटर सप्लाई कराएंगे। और इसीलिए यहां पर क्या हुआ कि द वर्ल्ड बैंक, यहां पर द वर्ल्ड बैंक फोर्स्ड द forced to give up the rights of water सप्लाई, ठीक है। उसने सबसे पहले ये कहा कि आप ये जो भी अधिकार है या जो भी है राइट है ना वाटर सप्लाई का, आप मत रखिए, आप अपने आप को प्राइवेटाइज कीजिए। हमेशा आपको पता है जब भी आप अपने इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी वर्किंग्स को प्राइवेटाइज करते हो ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस वर्क मोर मनी, लेस वर्क मोर मनी, ये हमेशा होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई प्राइवेटाइज करता है तो हमें, अगर हम अपने घर की या फिर किसी इंस्टीट्यूशन की प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, वो प्राइवेट वाला बंदा भी उसको उसको अपना मालिक के तौर पर मानने लगेगा और क्या करने लगेगा, वो उस पर बहुत मेहनत करेगा। एंड आई हैव टू वर्क नथिंग बट आई विल गेन समथिंग, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें गेन भी मिलेगा। और इसीलिए यहां पर यह बात आई, the privatization of water supply water supply was conducted क्या किया गया था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, जिसमें क्या बताने की कोशिश की गई थी, इसमें गवर्नमेंट ने ये सभी राइट्स को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की थी। इसके अंदर उन्होंने क्या किया था, इसने कहा कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने राइट्स बेच दीजिए। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी कंपनी को राइट देते हो आप तो वो कंपनी उसकी मालिक हो जाती है। एंड जैसे ही कंपनी को राइट मिला, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। दाम बढ़ाते 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 ही इक्वाड्रा, और हाँ चलो यहां पर लिख ही देता हूं मैं उसको, द न्यू एम एन सी द न्यू MNC रेज द प्राइस, raised the price up to 4 times। हाँ, नई MNC ने प्राइस बढ़ाकर कितना कर दिया, 4 गुना, 4 टाइम्स बढ़ा दिया। और अब इसने कई सारे लोगों को, मतलब बहुत सारी चीजों को बढ़ावा देने वाला था, 4 गुना बढ़ा दिया। और इसके अंदर वाटर सप्लाई का जो बिल था वो भी बढ़ता चला गया। लोगों का नतीजा ऐसा हो गया कि 5,000 की सैलरी थी लोगों के पास, एवरेज इनकम लगभग लोगों की 5,000 रुपए की थी, और 1,000 रुपए का वाटर सप्लाई ही आ जाता था। कैन यू इमेजिन कि मोस्ट नेसेसरी नीड ऑफ अ पर्सन कुड कॉस्ट सो मच ऑफ इट्स ओन लाइफ एक्सपेंसेस, मतलब उसकी लाइफ की सबसे बेसिक जरूरत थी ना, और उसको ऐसा करना पड़ा। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल सम पीपल स्टार्टेड टू थिंक दैट दिस कुड इम्प्रूव आवर कंट्री। इसीलिए कुछ लोगों ने शुरुआत में बोला नहीं कि चलो यार कंट्री को इम्प्रूव करेगा, इसीलिए शुरुआत में कुछ लोगों ने काम करने की कोशिश की। उनको लगा कि कुछ दिन का लॉस होगा, उसके बाद गवर्नमेंट इसको ठीक कर देगी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। साल 2 साल बीत गए, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि हमें कुछ करना पड़ेगा। और इसी वजह से इन जनवरी 2000, in January 2000, a great alliance of workers, laborers, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज, HR एक्टिविटीज लिख देता हूं, HR एक्टिविटीज, कम्युनिस्ट, etc. Ordered a strike, launched
ए स्ट्राइक ऑफ 4 days। देखो, तो हुआ क्या कि 2020 की सॉरी 2000 की जनवरी में सभी जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविटीज थे, कम्युनिज्म के लीडर थे या फिर जो छोटे मोटे लीडर थे, जो नेशनैलिटीज थी, उन सभी लोगों ने एक बहुत बड़ा एसोसिएशन बनाया, साथ में आए और आकर स्ट्राइक घोषित कर दी। हाँ, स्ट्राइक घोषित कर दी, पूरे के पूरे 4 दिन की स्ट्राइक घोषित कर दी। अब जैसा कि आपको पता है, जब भी स्ट्राइक की घोषणा होती है, शुरुआत में रिप्रेशन, बाद में सप्रेशन, फिर रिप्रेशन, फिर सप्रेशन चलता है। गवर्नमेंट ने तुरंत ही क्या कर लिया, एग्री कर लिया नेगोशिएट करने के लिए कि हाँ यार, नहीं नहीं नहीं, स्ट्राइक की घोषणा मत कीजिए, हम बातचीत करेंगे और दाम को घटाने की कोशिश करेंगे। लोगों से ये वादा किया गया, लेकिन बातचीत का कोई फैसला नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देन उल्टा लोगों को पुलिस से पिटवाना शुरू करा दिया गया, बहुत ही लॉज लगवा दिए गए, इसके वजह से बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन शुरू हो गया और इसी वजह से लोगों ने स्ट्राइक करते रहे। मतलब जनवरी में स्ट्राइक हुई, जनवरी में स्ट्राइक को बंद करवा दिया गया, कहा गया कि ना वी विल नेगोशिएट, और 1 महीने तक कोई नेगोशिएशन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट मंथ जब आया फरवरी, उसमें लोगों ने एग्रीशिएशन करना शुरू किया तो उनको दबाना शुरू कर दिया गया। फिर मार्च, फिर अप्रैल में गवर्नमेंट ने पूरा, मतलब अप्रैल में लोगों ने पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया। उधर से गवर्नमेंट ने भी मार्शल लॉ लगा दिया, हर बार की तरह यहाँ पे भी लगना जरूरी है, मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पावर को घेरना शुरू कर दिया ना कि MNC ये जगह छोड़कर ही चली गई। Why would an MNC work in a country where people are so much launching strikes for their own sake? यहाँ पर कौन कंपनी काम करना चाहेगी जहां पर लोग कंपनी के विरोध में बवाल किए जा रहे हैं। इसी वजह से कंपनी ने MNC ही छोड़कर भाग गई और गवर्नमेंट को अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में फिर से सोचना पड़ा और इस बात पर ध्यान लगाना पड़ा कि MNC का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किया जाए और वाटर सप्लाई का दाम फिर से पुराने दरों पर रिस्टोर किया गया। तो इसके बाद ना, इतनी सारी चीजों के बाद क्या हुआ कि एक फिर से रिस्टोरेशन आया। किस चीज का? बोलीविया में वाटर सप्लाई का। तो इसी चीज को क्या नाम दिया गया, इस पूरे पूरे इवेंट को क्या नाम दिया गया? बोलीविया वाटर वॉर। वाटर वॉर, कैन यू इमेजिन, इसका नाम बोलीविया वाटर वॉर कर दिया गया कि बोलीविया का जल युद्ध। इसके अंदर ये लोग मोस्ट बेसिक नीड के ऊपर बात करना शुरू कर दिए क्योंकि यही तो टॉपिक था। और इस पूरे कंडीवेट से एक बात पता निकल के आती है, क्या आप मुझे बताओगे वो क्या बात थी? कुछ आइडिया आ रहा है? आ रहा है? नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी का प्राइम एजेंडा क्या होता है? द वेलफेयर ऑफ सिटीजन एंड इक्वालिटी। द वेलफेयर ऑफ सिटीजन एंड इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी तो चलो दे दिया, वेलफेयर ऑफ सिटीजन कहा गया, यानी कि डेमोक्रेसी की प्राइम डेफिनेशन का एक हिस्सा काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। और ऐसे काम नहीं करने पे किस तरीके से माहौल बनेगा, इतना खराब माहौल बनेगा। और इस सिचुएशन को टैकल करने की ही व्यवस्था की गई थी इस पूरे के पूरे सिस्टम के रिगार्डिंग, इस पूरे के पूरे सिस्टम को रोकने के रिगार्डिंग। और इसी पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम्स को बोलीवियन वाटर वॉर कहा गया है। अब मैं जैसा कि पहले ही बोला था, हम लोग दोनों केसेस को अलग अलग स्टडी कर रहे थे। श्रीलंका वाला केस जो था उसमें आप क्लियर बताओ कि कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा हुई थी। श्रीलंका वाले केस में द री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। नेपाल वाला केस में वही बात हुई थी। नेपाल वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था? रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पोलैंड वाले केस में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। चिली में रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और यहां पर जो हमने देखा बोलीविया वाटर वॉर, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी या बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि हाउ कैन यू इंप्रूव योर डेमोक्रेसी टुवर्ड अ नेक्स्ट लेवल गवर्नेंस। कितना इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब एक बात ध्यान रखने लायक आ जाती है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई और हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ नेपाल एंड बोलीवियन वाटर वॉर। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के दोनों तो स्ट्रगल ही थे, लेकिन फिर भी इन पर कैसे जोर दिया गया और इनको किस तरीके से मैनेज किया गया। तो यह बात याद रखने लायक आ जाती है कि इन दोनों चीजों में एक बेसिक और कॉमन डिफरेंस ये थी कि जहां नेपाल वाज
struggling for restoring of democracy. वहीं Bolivian water war was happening for defining or determining a better form of democracy. ठीक है, कोई प्रॉब्लम रही इतने दूर में? नहीं रही। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम देखेंगे ना कि इन दोनों स्ट्रगल का इंपैक्ट क्या रहा। डिस्पाइट बीइंग द डिफरेंसेस, अलग अलग स्टोरीज होती हैं इन दोनों की, लेकिन कुछ एलिमेंट दोनों के सेम हैं, जो ये हैं कि दोनों केस में मास मोबिलाइजेशन आया है। कुछ लोग बोलेंगे ये होता क्या है मास मोबिलाइजेशन? क्या है डिमोनेटाइजेशन कैसा कुछ है? नहीं। मास मोबिलाइजेशन का मतलब होता है लोगों को जागरूक करना, मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना। यानी कि मास मोबिलाइजेशन का मतलब गेनिंग पब्लिक सपोर्ट। एक लाइन काफी रहेगा, गेनिंग पब्लिक सपोर्ट, सब पब्लिक का सपोर्ट हासिल करना। और दोनों में ऐसा देखने को मिला है, कोई ना कोई गवर्नेंस, कोई ना कोई एजेंसी, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन जरूर रहता है इसके पीछे, जो लोगों को उत्साहित कराता है, लोगों को इन्वॉल्व कराता है कि हाँ यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस थिंग बिकॉज दिस थिंग विल डायरेक्टली अफेक्ट यू, ऐसा बोलते हैं वो लोग। और आपको लगता है अरे हाँ यार ये तो बिल्कुल सही है, मुझे इसमें ज्वाइन होना चाहिए। और आप अगर वैसे किसी रैली में, वैसे किसी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर लेते हो, चले जाते हो स्ट्राइक में, ऑर्गेनाइजेशन में, सड़क बंद कराने, धरना देने, देन दैट पार्टिसिपेशन इज नोन एज मास मोबिलाइजेशन। मास मोबिलाइजेशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, इसको लेते चलना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जैसा कि आपको याद होगा, आप लोगों ने इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट ढूंढ कर निकालेंगे कि अगर ये मास मोबिलाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी जैसी चीजों पर असर दिखाता है तो कैसा कैसा असर हो सकता था। ठीक है, तो उसको अभी हम फटाफट कवर करेंगे। और आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने जो टर्म आ रहा है वो क्या है, कि डेमोक्रेसी में कुछ कंक्लूजन्स, यहाँ पे लिख देता हूं कंक्लूजन। बाहुबली तो कंक्लूजन नहीं है लेकिन कंक्लूजन तो है, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि हमेशा डेमोक्रेसी का विस्तार और विकास हमेशा पॉपुलर स्ट्रगल के जरिए ही होगा। कोई भी डेमोक्रेसी बिना पॉपुलर स्ट्रगल के विकास नहीं कर सकती। एक लाइन लिखते चलते हैं, डेमोक्रेसी इवॉल्व थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल। हमेशा किसी ना किसी, जब भी कोई पॉपुलर स्ट्रगल होगा ना तो कोई ना कोई असर जरूर दिखाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपने स्ट्रगल किया वो किस मैटर पे था। हो सकता है कि हमने पार्टी बदलने के लिए स्ट्रगल किया हो सकता है कि हमने सरकार बदलने के लिए स्ट्रगल किया हो सकता है कि हमने एक नियम बदलने के लिए स्ट्रगल किया हो। लेकिन इन तीनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि डेमोक्रेसी बेटर हो जाती है। हर बार झगड़े साबित हो जाते हैं, क्योंकि झगड़े कब होते हैं? व्हेन आर द कॉन्फ्लिक्ट्स रीजन। स्ट्रगल कब आएगा? जब झगड़ा होगा। और झगड़ा कब आएगा? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कुछ लोगों को लगता है कि यार हमारे साथ पावर, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमको कोई ध्यान नहीं दे रहा उन टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मान लेते हो कि डेमोक्रेसी में जो स्ट्रगल होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट रीजन होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इंटरेस्ट रीजन होता है। तो इंटरेस्ट का अगर आप इंटरेस्ट सॉल्व कर देते हो, यानी लोगों के अंदर की वो थॉट तो आपने क्लियर कर दी ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो लोगों ने कहा अच्छा ये प्रॉब्लम थी तो इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, इसका सॉल्व कर दिया गया। तो ऐसा ही होता है हर एक बार डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के केस में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो रही नहीं होगी इतने दूर में कि डेमोक्रेसी हर बार इवॉल्व होती है पॉपुलर स्ट्रगल के जरिए। या तो ये ट्रांजिशन हो सकता है, या तो इसको डेमोक्रेसी में बदलना हो सकता है, या तो इसको एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरे कंट्री तक डेमोक्रेसी पहुंचाना हो सकता है, या तो इसका मतलब हो सकता है कि हाँ यार हम लोग डेमोक्रेसी को सुधार रहे हैं एंड वी आर सपोर्टिंग द डेमोक्रेसी फॉर अ बेटर पर्पस। यानी कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक भी याद रखते हुए चलना है अपने आप।
अब आगे आते हैं तो अगला टॉपिक जो हमारा होता है कि डेमोक्रेसी में जब भी कोई झगड़े होते हैं वो मास मोबिलाइजेशन से ही सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि डेमोक्रेसी के झगड़े मास मोबिलाइजेशन से सॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्टीट्यूशन उसमें आएगा तो वो क्या समझेगा कि अरे यार ये झगड़ा है, वो उसमें अपने अंदर आएगा, अपने रेजोल्यूशन रिस्टोर करेगा, अपनी फेथ दिखाएगा कि अरे यार मुझे भी इसमें काम करना है, मुझे भी इसकी वर्किंग को सपोर्ट करना है। तो इसी तरीके से डेमोक्रेटिक में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो किसके जरिए सॉल्व होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स किसके जरिए सॉल्व होते हैं? मोबिलाइजेशन के जरिए। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी solves the conflicts via mass mobilization। आपको लग रहा है कि कोई चीज गलत है, मुझे भी लग रहा है वो चीज गलत है, मेरे जैसे 2000 लोगों को लग रहा है कि वो चीज गलत है, और हमारे दिमाग में ये बात गलत फहमी हो गई है और इसीलिए हम लोग रोड पे आ गए। झगड़े हैं, ये झगड़े को सॉल्व करने के लिए हम लोग रोड पे आ गए और सरकार से डिमांड करने लगेंगे कि हाउ कैन दिस बी प्रोपेरिएट, इसको प्रॉपर कैसे माने, ये गलत है, इसको सॉल्व करो यार, ये चीज गलत है, इसको गड़बड़ मानो। तो उन चीजों के रिगार्डिंग में, उस चीज के रिगार्डिंग में आप क्या करोगे? उस चीज के रिगार्डिंग में आप एक ही काम कर सकते हो, और वो काम क्या होता है? टू रेज द इंस्टीट्यूशनल वर्क। मतलब उस वक्त आप लोगों की थॉट को एक्सप्लेन करने चले जाते हो और वहां पर जुडिशियरी या पार्लियामेंट या कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन होता है जो इतने डीप झगड़ों को सॉल्व करता है। एंड समटाइम द disputes are so huge that they are involved within them। लो तो क्या करेंगे? कई बार क्या होता है, झगड़े छोटे होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो उसको जुडिशियरी पार्लियामेंट सॉल्व कर देता है। कई बार झगड़े इतने बड़े होते हैं कि पार्लियामेंट भी उसमें शामिल होता है। तो मुद्दा कैसे सॉल्व किया जाएगा? देन द रेजोल्यूशन या द रिजल्ट मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम persons or perspective of the person who are involved in that particular area। तो ये थॉट भी याद रखने लायक हो जाती है। अब ये हमेशा एक और टॉपिक हमारे सामने आता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट और मोबिलाइजेशन है वो किसी ना किसी नए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है जब भी कोई नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे तो वो खुद का पब्लिक सपोर्ट हासिल करना चाहेंगे एंड दे वुड ऑलवेज टॉस अ कॉइन टू सी व्हाट इज द आउटकम। ऐसा नहीं है सिक्का रियल में नहीं उछालते, मतलब उनके कहने का मतलब है कि वो एक ऐसे मुद्दे को हमेशा जन्म देंगे जो उनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट में मदद करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम क्या बोलेंगे? दीज कॉन्फ्लिक्ट्स and mass mobilization is always a result of what? Result of what? Or is always a result of new result of rising of a new political organization। बहुत ही बढ़िया, मतलब हर बार जब भी कोई नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा ना तो लोगों को लगता है कि यार हमारे साथ ये चीजें बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी इन हिस्टोरिक मूवमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ लगातार देखने को मिलता है। लोग जितना ज्यादा किसी भी चीज में जुड़ेंगे, जितना ज्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ते जाएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करते जाएंगे, उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा लोगों को या लोगों के पार्टिसिपेशन को ऐसा लगेगा कि हाँ यार दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो इसीलिए हमेशा पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग में या मास मोबिलाइजेशन में ये कॉन्सेप्ट देखने को जरूर मिलता है कि लोग शामिल होते हैं। कब?
जब भी एक नया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है तब। और इसी वजह से यहां से हमें, इस लाइन की वजह से हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने को पड़ते हैं, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।